यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपका टेस्ट नंबर 2068 है, ठीक है। जो टेस्ट नंबर 7 है आपका 7 और कोड है इसका 2068। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में आपका जो भी यहाँ पे 1 से 5 क्वेश्चन थे, 1 to 5 जो भी क्वेश्चन थे आपके मैं डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। यहाँ से मैं 6 से 10 नंबर तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा, राइट, कि क्या आपके क्वेश्चन है 6 से 10 नंबर तक, तो यहाँ से मैं डिस्कस कर लूँगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। जैसे छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5वां ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। छठा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है जल की कमी जल दबाव से किस प्रकार भिन्न है। भारत में जल दबाव के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए इसको दूर करने के उपाय पर सुझाव देना है, ठीक है। आपका जो दृष्टिकोण होगा, दृष्टिकोण क्या बनाएंगे, आपको दृष्टिकोण कैसा रहेगा, इसमें पहले बताएंगे जल की जो कमी है और जल दबाव के बारे में आप अपना संक्षिप्त परिचय देंगे पहली बात में। दूसरी बात आपको यहाँ से बताना है भारत में जो जल की कमी के मूल मुद्दे हैं इसके, ठीक है, क्या हैं और इसके जो जुड़े यहाँ पर प्रभाव हैं इससे, राइट, वो आपको बताना है। तीसरी बात बताएंगे जल संरक्षण के जो यहाँ पे उपाय हैं, क्या सुझा सकते हैं इसमें, क्या बदलाव दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, तो आपको जल संरक्षण के बारे में उपाय देना है। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आंसर देखो, आंसर में लिखेंगे अपना जल की कमी, ठीक है। पहला हेडिंग डालेंगे आप, सीधे से हेडिंग से आंसर स्टार्ट करेंगे। जल की कमी, ठीक है, जल की कमी इसके अंतर्गत आपको लिखना है देखो जल की कमी से तात्पर्य मीठे पानी के संसाधनों की कमी से है। यह कमी मानव प्रेरित होती है। ये किसी दिए गए क्षेत्र में जल संसाधनों की मात्रा सापेक्ष मानव जल के उपयोग की मात्रा का एक कृत्य होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे से लाइन से लिखना है, थोड़ा सा स्पेस करके लिखेंगे। जल दबाव मापन और जो पारिस्थितिकी है वो जल संबंधी जो मांग है उसको पूरा करने के लिए ताज़े जल जो संसाधन है उसकी कमी को दर्शाता है। जल की कमी की तुलना में जल दबाव की एक अधिक समावेशी और व्यापक अवधारणा है। यह जल संसाधनों से संबंधित कई भौतिक जो पहलू हैं उस पर विचार करता है, ठीक है, जिसमें जल की उपलब्धता, जल की गुणवत्ता और जल की पहुंच तक आदि यहाँ पर शामिल होती है। जो अन्य आयामों के अतिरिक्त यहाँ बुनियादी ढांचे की जो पर्याप्तता है उसके द्वारा यह निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ इतना बता देना है। उसके बाद अपना एक हेडिंग डालना है नीचे से, उसमें हेडिंग में लिखना है भारत में जल की कमी से संबंधित मुद्दे निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से उपरिदर्शित होते हैं। कौन कौन से तथ्य हैं आप यहाँ पे हेडिंग दिखा देंगे, कौन कौन से तथ्य हैं। पहला तथ्य लिखेंगे बढ़ती मांग, उसमें लिखेंगे आप भारत में विश्व की लगभग 17% आबादी निवास करती है, लेकिन वैश्विक मीठे जल संसाधनों का केवल 4%, ठीक है, ये भारत में उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त कुछ आकलन ये बताते हैं कि वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग उसकी आपूर्ति से 2 गुना अधिक हो जाएगी, राइट। सेकंड बात यहाँ पर आपको बताना है हेडिंग में स्वच्छ जल तक पहुँच का अभाव, इसमें लिखेंगे लगभग भारत में लगभग 82% ग्रामीण घरों को पाइपलाइन द्वारा जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है एवं 163 जो मिलियन लोग हैं, ठीक है, 163 मिलियन लोग तक स्वच्छ पानी जल की पहुंच यहाँ पर नहीं हो पाती है, राइट, यह पॉइंट आप लिखना है। उसके बाद लिखेंगे प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, ये हेडिंग है, उसमें लिखेंगे वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों में ये जो उपलब्धता है घटकर कितनी 1545 हो गई है, ठीक है, 1545 हो गई है, मतलब 1545 घन मीटर रह गई है, जो विगत 60 वर्षों में लगभग 70% की गिरावट को दर्शाता है, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो आंकड़े हैं चौंकाने वाले आंकड़े एक तरह से, क्योंकि इतना ज़्यादा 70% जो गिरावट दिखाई जा रही है इसमें, ठीक है। अगला हेडिंग डालना है आपको प्रदूषण, ठीक है, इसी में हेडिंग पड़ेगी नीचे प्रदूषण, उसमें लिखेंगे भारत का 70%, ठीक है, कितना 70% सतही जल जो आपका संदूषित है, जो देश के रोग भार में लगभग 20% का योगदान करता है, ठीक है। अगला को स्टेटमेंट मतलब जो हेडिंग डालना है वो क्या डालना है, भूजल पर निर्भरता, भूजल पर कितने लोग निर्भर हैं, सब केवल लिखेंगे लगभग 60%, ठीक है, 60% सिंचाई आवश्यकता है तथा 85% आपकी ग्रामीण पेयजल है उसकी आवश्यकता है और 50% जो आपकी शहरी आवश्यकता है वो भूजल के माध्यम से पूरी होती है, जो क्या तेज़ी से घट रही है। ये आपको डाटा दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे बाढ़ और सूखे की विरोधाभासी स्थिति, ठीक है, बाढ़ और जो सूखे हैं उसकी विरोधाभासी स्थिति क्या है, उसमें लिखेंगे भारत में 1996 और से 2015, 1996 से 2015, ठीक है, 2015 के दौरान वार्षिक रूप से लगभग 19 मिलियन और 75.5 मिलियन, ठीक है, लोग क्रमशः बाढ़ और सूखे से एक साथ प्रभावित हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको डाल देना है, ठीक है। अगला लिखेंगे आप हेडिंग डालने इसी में जल की कमी के प्रभाव से निपटने हेतु क्या कारण है जिसमें उपाय सुझा सकते हैं, ठीक है। जल की कमी से प्रभाव को निपटने वाले जो कारक हैं वो क्या है, हेडिंग डालेंगे पहले आपको उसमें लिखेंगे जल संरक्षण, ठीक है, जल संरक्षण, ठीक है। इसमें क्या लिखना है आपको, जल संरक्षण में लिखना है जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए घरों में अनिवार्य वर्षा जल संचयन की जो संरचना है वो कम लागत वाले तालाब,
नाला, है ना, बांध। तो ये सब क्या है, इसमें जो है ये छोटी छोटी जल संचयन की संरचनाओं का विकास करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, सेकंड हेडिंग लिखेंगे इसमें वृक्षारोपण। इसमें लिखेंगे अंदर आप कृषि वानिकी और बागवानी विकास, सेल्ट बेल्ट। ठीक है, सेल्ट बेल्ट वृक्षारोपण, रेत के टीलों स्थिरीकरण के लिए वनारोपण को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, सतत, जो आपकी अगली हेडिंग है सतत कृषि प्रथा। ठीक है, अगली हेडिंग क्या डालेंगे, सतत कृषि प्रथा। उसमें लिखेंगे सतत कृषि प्रथा को अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जल कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग, किसानों की जो शिक्षा है उसका सलाहकार सेवाओं के माध्यम से, आदि साथी के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, और या क्या है, जो जल गहन फसल हैं उस पर भी सब्सिडी निर्धारित के उस क्षेत्र के लिए यहाँ पर गिरने स्तर को ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस पर। ठीक है, ये भी आप पॉइंट दिखा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपको लिखना है इसमें, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे औद्योगिक जल की जो उपलब्धता है उसके संबंधित लाइसेंस या दबावग्रस्त क्या है। तो उसमें लिखेंगे क्षेत्रों में जल उपयोग के सुधार के लिए जल आपूर्ति घाटे को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अगला आपको हेडिंग इसी में रहेगा नीचे, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसमें लिखना है जैसे विकल्पों को अपनाने, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को अपनाने से ताप विद्युत संयंत्र में निर्भरता कम हो सकती है। ठीक है, इससे क्या अतिरिक्त ऊर्जा जो स्रोत है उसका विकास होगा, और जो ऊर्जा उत्पादन के लिए यहाँ पर जल विद्युत जो जल है वो बहुत यहाँ पर इस पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से पॉइंट बता देता हूँ उसको, जो आपका सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसमें लिखेंगे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को अपनाने ताप विद्युत संयंत्र पर निर्भरता कम हो सकती है। ठीक है, इससे अतिरिक्त जो ऊर्जा स्रोत है आपका उससे विकास होगा। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जल स्तर बहुत अधिक निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे अपना निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखना है, निस्संदेह सरकार, निवासियों और नागरिक समाज जो संगठन है उसके द्वारा इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयास भारत के वर्तमान जल से संकट निकलने के लिए हमको मदद करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सातवां क्वेश्चन बोल रहा है दिव्यांगजन PWD। ठीक है, PWDS आपदाओं से के प्रभाव के असमान रूप से अनुभव करते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, साथ ही आपदा प्रबंधन और अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख करना है। तो क्या लिखना है दृष्टिकोण में आपको, आप दृष्टिकोण में लिखेंगे अपना, पहली बात बताएंगे ये जो आपका दिव्यांगजन है ये PWD इसके बारे में बताएंगे क्या है ये। सेकंड बात आपको बताना है जो आपका PWD है आपदाग्रस्त जो आपदाएं होती हैं उससे प्रभाव के असमान रूप से कैसे अनुभव करते हैं, आपको ये सेकंड बात में बतानी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको भी लिखना है आपदा प्रबंधन से जो अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो आपको थर्ड पॉइंट में बता देना है। फोर्थ पॉइंट पे अपना निष्कर्ष लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को, कैसे लिखना है आंसर। तो आंसर में लिखेंगे आप आपदाएं लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों के कल्याण के लिए खतरा होती है। ठीक है, कुछ लोग जैसे दिव्यांगजन असमान रूप से क्या है प्रभावित होते हैं, वे विशेष रूप से क्या है संवेदनशील होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपदा न केवल उन्हीं अक्षमताओं की आवश्यकताओं के कारण प्रहार करती है बल्कि उससे उनमें प्रतिकूल सामाजिक जो आर्थिक परिणाम है उस जैसे उच्च गरीबी का भी अनुमान यहाँ पर लगाने में संभावना प्रदान करती है, ये संभव होती हैं। ठीक है, ये लिख देंगे। आपदाएं और जो खराब नियोजित आपदा है उसकी जो प्रतिक्रिया है उसके पुनरुत्थान के प्रयास की जो असमानता है उसमें क्या है वृद्धि कर सकते हैं, जिससे दिव्यांगजनों को आपातकाल के दौरान एवं बाद में भी क्या अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको ये लिखना है। नीचे हेडिंग डालना है दिव्यांगजन या जो PWD है उस पर आपदाओं का असमान प्रभाव, क्या असमान प्रभाव से पड़ेगा इसमें लिखेंगे। दिव्यांगजनों का प्राय, ठीक है, दिव्यांगजनों को प्राय पूर्व चेतावनी प्रणाली और निकासी प्रक्रियाओं से क्या बाहर रखा जाता है जो उनके सुरक्षित और समय पर आपदा से बचाव में क्या अवरोध हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसी में लिखना है आपको। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें विस्थापन के दौरान बच कर जाते समय अपनी जो सामान देखभाल करता है, ठीक है, और सहायक उपकरण उससे अलग होने से अधिक जोखिम उनकी संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, ये दिखाना है। थर्ड पॉइंट आपको दिखाना है यहाँ पे जो आपकी दिव्यांगता है वो क्षेत्र में कार्य करने के वाले जो हितधारक हैं, ठीक है, वो सेवा प्रदाता हैं, ये क्या है प्रणालीगत अंतराल और चुनौतियों का सामना करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपकी जैसे उपयुक्त जो आपकी दिव्यांगता है उसकी संवेदनशीलता के लिए दिव्यांगता प्रतिक्रियात्मक जो नीति हैं उसको पर्याप्त योजना आदि को लगभग यहाँ पर अभाव होता है इसके साथ। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे आप आपदाओं के दौरान बाद में जो विशेष जब यहाँ पर संसाधन दुर्लभ होते हैं उसमें दिव्यांगजनों द्वारा भेदभाव एवं शोषण का सामना करने की अधिक संभावना रहती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग लिखेंगे दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। ठीक है, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2006। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे
जो आपका दिव्यांगजन अधिकार संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसने क्या है, आपदा के असमान प्रभाव की पहचान की है और साथ ही इस संबंध में ये अपने सदस्यों को ठोस उपाय यहाँ पर वो हैं वो डालने के लिए यहाँ पर इसमें उसको फोर्स करते हैं, या तो उसको मतलब जो ठोस प्रयास हैं उसके करने के लिए इसको उत्तरदायित्व करते हैं, ठीक है, एक तरफ उसको ठेलते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं पॉइंट आप। उससे क्या होगा, भारत ने वर्ष 2007 में जो आपका दिव्यांगजन अधिकार संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है उसमें अनुसमर्थन किया है और साथ ही क्या है, आपदा प्रबंधन को जो समावेशी बनाना है, ठीक है, उसके लिए एक निम्नलिखित कदम मतलब निम्न कदम यहाँ पर उठाए गए। कई कदम उठाएं आप नीचे लिख सकते हैं हेडिंग में अपना। पहला पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट लिखेंगे आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, ठीक है, जो आपका NDMP होता है वो, ठीक है, नेशनल डिजास्टरमेंट, ठीक है, आपका जो प्रबंधन होता है मैनेजमेंट, और आपका योजना जो आपका प्रोग्राम होता है योजना, उस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इसमें आबादी के ऐसे जो अधिक कमज़ोर वर्ग हैं, इसमें समावेश जो आपके सामाजिक समावेश है उस पर समर्पित एक अध्याय शामिल होता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप हेडिंग में सुगम्य भारत अभियान, ये भी आप दिखा देंगे। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त प्रशासनिक भवनों और परिवहन तक जो है सुविधाजनक उसको बनाना, आसान बनाना, ठीक है। इससे आपदाओं से निपटने के लिए दिव्यांगजनों की क्षमता का और मजबूत होगी, ठीक है, ये आप यहाँ पर पॉइंट दिखा सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे, निष्कर्ष अपना डाल देंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे सरकार द्वारा आरंभ किए गए सभी जो रचनात्मक कदम हैं भारत को एक दिव्यांगता समावेशी समाज सोपान की ओर अग्रसर कर सके हैं, ठीक है। ये उपाय अधिक आवश्यकता आधारित और जो दिव्यांगजन है उसकी संवेदनशीलता रणनीतियों के आरंभ करते हुए गतिविधि को आगे बढ़ाने की संभावना के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बता देना है और यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आक्रामक विदेशी जो प्रजातियां हैं, ठीक है, के पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। ये देखो आक्रामक जो प्रजातियां, ये लास्ट टाइम पे कुछ एग्जाम मैंने पेपर लगाया हुआ था प्रीलिम्स का, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीलिम्स का, आक्रामक विदेशी प्रजातियां क्या होती हैं। यहाँ से आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, आपको हेडिंग डालना है, जो दृष्टिकोण बनाना है। दृष्टिकोण क्या बनाना है, पहले आपको दृष्टिकोण में आपको रहना चाहिए माइंड में कि जो आक्रामक प्रजातियाँ हैं, ठीक है, आक्रामक जो विदेशी प्रजातियाँ हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, ये आपको पहले अब तो पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको देखना है सेकंड पॉइंट में जो आक्रामक विदेशी प्रजाति आपने बता दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको बताना है इसमें पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर इसमें क्या हमारी बात आएगी, और पर्यावरण पर हमारे आर्थिक और जो यहाँ पर प्रभाव होंगे क्या क्या होंगे, ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको। सामाजिक प्रभाव क्या होंगे वो बताना है। थर्ड पॉइंट में इसको आप जो भी आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव बताएंगे, इसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा थर्ड पॉइंट पर अपना आप निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को, क्या आंसर रहेगा देखते हैं इसको। इसमें दिखेंगे आक्रामक विदेशी प्रजातियां वे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव होते हैं जो संयोगवश या जानबूझकर अपनी प्राकृतिक जो भौगोलिक सीमा है उसके बाहर पहुंच जाते हैं, ठीक है, और देसी प्रजातियों को विस्थापित करके पारिस्थितिक तंत्र को परिवर्तित कर देते हैं। इन प्रजातियों में तेजी से प्रजनन और विकास है उसकी उच्च विस्तार क्षमता या आपका फेनोटाइपिक या आपका प्लास्टिसिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं नई परिस्थिति के लिए भौतिक रूप से क्या है इसका अनुकूलन करने की क्षमता, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों तथा जो पर्यावरणीय जो परिस्थिति हैं उसकी विस्तृत श्रृंखला में जीवित रहने की क्षमता होती है, ठीक है, ये आप इसके बारे में दिखा सकते हैं। नीचे लाइन छोड़ के लिख सकते हैं इसमें। वर्ष 2017 में वैश्विक विलुप्ति पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार आक्रामक विदेशी प्रजातियों के कारण 25% पौधे और 33% जो जीव हैं वो क्या है विलुप्त हुए थे, ठीक है, कितना 33% जीव विलुप्त हुए थे और 25% पौधे विलुप्त हुए थे इसमें, ठीक है। उनका प्रभाव विश्व स्तर पर क्या बढ़ रहा है, जैसा कि नीचे आप यहाँ पर चर्चा की गई है, तो नीचे चर्चा कर देंगे। आप क्या क्या पहले हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पर नीचे पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है, जो आपका पर्यावरणीय प्रभाव है वो लिखेंगे यहाँ पर। उसमें क्या लिखेंगे हेडिंग, उसमें नीचे अंदर पॉइंट लिखना है आक्रामक प्रजातियों का वैश्विक विस्तार और तीव्र वृद्धि है उसकी विश्व की जो वनस्पति हैं, ठीक है, उनमें जीवों के समरूप बना रही है। इससे वैश्विक जैव विविधता क्षति के प्राथमिक कारण के रूप में माना जा रहा है, राइट। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, सेकेंड पॉइंट, चूँकि नए आवासों में कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं इसलिए आक्रामक विदेशी प्रजातियां तेजी से प्रजनन कर सकती हैं और भोजन, पानी और तथा स्थान है उसमें स्थानीय प्रजातियों को उनके स्थान से हटा सकती हैं, ठीक है, जिससे देसी प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। तीसरा लिखेंगे इसके अलावा आक्रामक विदेशी प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र की जो जैव विविधता है उसमें वन्य जीवन में भी परिवर्तन कर सकती हैं, जिससे क्या आवासों में बदलाव होता है और खाद्य श्रृंखला में भी यहाँ पर क्या है प्रभावित हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन परिणाम स्वरूप
जो आपका मृदा है उसकी परिणाम स्वरूप मृदा के जो गुण हैं उसमें बदल जाते हैं, जैसे कि पीएच आपका स्तर है, ठीक है, पोषक चक्र है या पोषक तत्व है, ये क्या वहन करने की क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा की उत्पादकता में कमी हो सकती है। ये आप पॉइंट दिखा देंगे। अगला यहाँ पे लिखेंगे आप हेडिंग में, इसमें देखो सामाजिक आर्थिक प्रभाव पूछा था, तो इसमें लिखेंगे हेडिंग सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये हेडिंग डालेंगे आप। इसके नीचे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में लिखना है पर्यावास का क्षरण और विखंडन, वन्य जीव जो पौष्टिक हैं वो भोजन की तलाश में जंगल से बाहर मानव बस्तियों की ओर जाने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे क्या मानव पशु संघर्ष में वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट इसमें डालेंगे वे नकदी फसलों या अन्य फसलों के विकास को सीमित करके साथ ही वनों का प्रदान की जाने वाली जो परिस्थिति है वो उसकी सेवाओं को नष्ट करके भारी आर्थिक जो क्षति है उसके कारण बन सकते हैं, ठीक है। अगला लिखेंगे देसी घासों के साथ साथ विदेशी जो प्रजातियां हैं उसमें तीव्र वृद्धि के शुद्ध चारे को विदेशी प्रजातियों से अलग करना असंभव हो जाता है, जिससे पशुओं द्वारा यहाँ पर मिलावटी चारे का सेवन करने का जोखिम यहाँ पर पड़ जाता है, ठीक है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद अगला लिखेंगे यहाँ पर हानिकारक शैवाल, ठीक है। जो हानिकारक शैवाल हैं वो क्या है, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, ठीक है, साल्विनिया जैसे पौधा, नील पर्च जैसी जो परजीवी हैं, ये प्रजातियों के प्रवेश से नई मत्स्य पालन जो आपकी जलीय कृषि है उसकी सुविधा को यहाँ पर समाप्त कर देते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ से अपना निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से 7 से 8 पॉइंट आपने ऊपर बता दिए और 4 पॉइंट करीब ये बता दिए, तो करीब 15 पॉइंट करीब आपके यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे। इसमें निष्कर्ष लिखेंगे वैश्वीकरण से आक्रामक जो विदेशी प्रजातियाँ हैं उसके प्रवेश की संभावना बढ़ जाती है और उसके प्रसार रोकने के जो सबसे प्रभावी तरीका है उसमें व्यापार और जो प्रजाति हैं उसकी आवाजाही को विनियमित करना तथा इसके अलावा आक्रामक विदेशी प्रजातियां IUCN की जो लाल रेड सूची है, ठीक है, यह लाल सूची है, उसमें अधिकांश प्रजातियों के लिए खतरा है और जलवायु परिवर्तन के द्वारा वहाँ पर उनके लिए इसको विशिष्ट पहल के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। IGJAB जो विविधता लक्ष्य 9 है उसमें UN SDG 15 मतलब आपका UN जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है उसको लागू करने के लिए इन प्रजातियों के प्रसार का मुकाबला करने के लिए तत्काल कदम उठाना आवश्यक होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप अपना लिख देंगे निष्कर्ष, आपका आंसर यहाँ से पूरा हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है सविस्तार वर्णन करना है कि मृदा प्रदूषण खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको पहले क्या लिखना है, आपका जो दृष्टिकोण है दृष्टिकोण बनाना है। क्या लिखना है, पहली बात में मृदा प्रदूषण के बारे में आपको बताना है क्या होता है। सेकंड बात आपको बताना है मृदा जो सुरक्षा है, मानव स्वास्थ्य और जो पर्यावरण उसके प्रभाव पर क्या प्रभाव डालेंगे आपको बताना है, इस पर चर्चा कर देंगे। थर्ड पॉइंट पर अपना आप निष्कर्ष निकाल देंगे यहाँ, ठीक है। इसको जो पूरा बताएंगे उसके बाद में अपना इसका निष्कर्ष लिख देंगे क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आंसर लिखेंगे। आपको स्टार्ट करना है मृदा प्रदूषण क्या है उसकी व्याख्या करेंगे। मृदा में ऐसे पदार्थों को मिलना जो मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण के प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ठीक है, मृदा प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्य संदूषक पदार्थों में कीटनाशक, पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, रेडॉन, अभ्रक, सीसा, क्रोमेटेड, ठीक है, ये क्या है, ये सब जो तत्व होते हैं इसमें शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO है उसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मृदा प्रदूषण एक वैश्विक खतरा है जो यूरोप, यूरेशिया, एशिया के उत्तरी अफ्रीका जैसे कि क्षेत्र में यहाँ पर क्या है गंभीर रूप से इसका अपना रूप दिखा चुके हैं, ठीक है, ये लिख देना है। उसके बाद हेडिंग डालना है नीचे खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, इसी में लिखेंगे खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव, इसमें पॉइंट डाल के लिखेंगे अंदर। मृदा में मौजूद जहरीले रसायन से मृदा की उर्वरता क्या कम हो जाती है जिससे कृषि उत्पादकता भी यहाँ पर कम हो सकती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है उर्वरकों को बढ़ते उपयोग से कीटनाशक की जो सूक्ष्म जैविक हैं गतिविधि के कारण पोषक तत्वों में क्या है निक्षालन होता है जिससे मृदा का अम्लीकरण होता है। ये कृषि उत्पादकता के लिए अत्यंत हानिकारक है, ठीक है। इस प्रकार मृदा प्रदूषण को फसलों की पैदावार को कम करने के लिए खाद्य सुरक्षा को भी काफ़ी प्रभावित करता है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे इसके अतिरिक्त संदूषित मृदा के साथ संपर्क में खाद्य संदूषण की प्रभावित स्रोत से भी यहाँ पर पहचाना गया है। ये संदूषण जो भारी धातु है, रेडियोधर्मी है, नाभिक की जो आपके हैं, ठीक है, नाभिक हैं जो दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है, तो ये सब क्या है जैव संचयन के कारण होते हैं, ठीक है। इसके कारण खाद्य पदार्थों का सेवन अस्वास्थ्यकर हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद नीचे हेडिंग लिखेंगे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ये लिखेंगे, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे मृदा प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं जिससे कई रोग होते हैं, जिसमें क्या है सिर दर्द है ना, और आपका खांसी, सीने में दर्द, घबराहट, ये सब क्या है इसमें आपका शामिल होता है। त्वचा में जलन, ठीक है, आंखों में जलन, ये सब आपके अल्पकालिक प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। इसी में सेकंड पॉइंट लिखना है दीर्घकालिक संपर्क। इसमें लिखना है ये तंत्रिका
तंत्रिका तंत्र को स्थायी क्षति कर सकते हैं, या इस तंत्रिका तंत्र से स्थायी क्षति हो सकती है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शिथिल हो सकता है, राइट। गुर्दे और यकृत जैसे महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंच सकती है, और कैंसर जो विकसित होने उसमें भी यहाँ पर जो खतरा है वो भी उत्पन्न हो सकता है। आपको यहाँ पे ये पॉइंट लिख देना है। ठीक है, अगला लिखेंगे हेडिंग पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है, जो पर्यावरण है उस पर प्रभाव, ये तीसरी हेडिंग रहेगी हम लोगों की। तो इसमें लिखेंगे पॉइंट लिखेंगे इसमें, मृदा के व्यापक प्रदूषण के कारण प्रत्येक प्रणाली पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है। जब हमारा अल्पकाल में मृदा के जो रासायनिक संगठक हैं उसमें आमूलचूल परिवर्तन होता है, तब अधिकांश पौधे उसके प्रति अनुकूलन के असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिखना है। सेकंड पॉइंट आप डालेंगे, मृदा में पाए जाने वाले कवक और जीवाणु जो मृदा को बांध कर रखते हैं, इससे ये क्या है, ये कम होने लगते हैं, जिससे मृदा अपरदन की जो एक अतिरिक्त समस्या है वो पैदा हो जाती है। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, मृदा में मौजूद जो वाष्पशील संदूषक हैं उसको वायुमंडल या वायु द्वारा वायुमंडल में ले जा सकते हैं। ठीक है, या ये भूमिगत जल भंडार में रिस सकते हैं। इस प्रकार के आपका जो वायु और जल प्रदूषण है उसमें मृदा जो प्रदूषण है उसका प्रत्यक्ष योगदान हो सकता है। इतना लिखेंगे। और उसके बाद अपना क्या निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, इसलिए कहा जा सकता है कि स्वस्थ मृदा खाद्य सुरक्षा और संधारणीय भविष्य की कुंजी है। इसलिए मृदा प्रदूषण की रोकथाम हेतु कई तरीके सुझाए गए हैं, जैसे उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक अपशिष्ट है ना, जो इसका क्या है, इसके निपटान के विनियमित करना, खेती जैविक तरीकों से बढ़ावा देना, राइट। संधारणीय मृदा जो प्रबंधन है उसकी प्रथाओं को अपनाना, जैसे पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित करना। ठीक है, इसमें क्या है, ये सब चीज़ आपको यहाँ से इस पर विकास करना पड़ेगा और इसको आगे के लिए इसमें बढ़ावा देना पड़ेगा, राइट। ये पॉइंट अपना दिखा सकते हो, निष्कर्ष लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 10वां क्वेश्चन है पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA क्या है, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। EIA प्रक्रिया में शामिल जो विभिन्न चरण है उसका वर्णन करना है। ठीक है, आपका दृष्टिकोण क्या होगा, दृष्टिकोण इसमें देखते हैं। दृष्टिकोण आपका होगा इसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA क्या है, इसको संक्षिप्त में बताना है फर्स्ट आपका इसमें। ठीक है, दृष्टिकोण में। सेकंड में बताना है जो आपके EIA है मतलब पर्यावरण प्रभाव आकलन है, ये किसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। थर्ड पॉइंट में बताना है EIA प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरण का यहाँ पर वर्णन करना है, क्या इसके विभिन्न चरण है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट में क्या डालना है, अपना निष्कर्ष यहाँ लिख देना है क्या होगा चौथे में। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। आंसर में लिखेंगे पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA किसी प्रस्तावित परियोजना या विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। इसके तहत लाभकारी और प्रतिकूल दोनों तरह के जो अंतर संबंधित यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या मानव स्वास्थ्य के जो प्रभाव उसका आकलन किया जाता है। ठीक है, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, 1986 द्वारा वैधानिक रूप से समर्थित है, जिसमें EIA पद्धति और प्रक्रिया की पर विभिन्न प्रावधान यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, मैं EIA बोलूँगा, पूरा वर्ड नहीं बोलूँगा। पर्यावरण प्रभाव आकलन आप समझ जाइएगा, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA होगा। ठीक है, तो अब आपको हेडिंग डालना है नीचे EIA के क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है, पॉइंट लिखते हैं, देखते हैं। इसके पॉइंट में लिखेंगे, पहला पॉइंट है संधारणीय विकास को सुगम बनाने की दृष्टि से विकासात्मक प्रक्रिया में पर्यावरणीय सरोकार जो हैं उसकी एकीकृत करने के लिए यहाँ पर पारदर्शी, विकेंद्रीकृत और कुशल नियामक तंत्र यहाँ पर तैयार करना। सेकंड पॉइंट लिखना है आपको, प्रस्तावित परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले संभावित जो समुदाय हैं और पर्यावरण के जो अवयव हैं उसकी पहचान करना तथा उनका निरूपण करना। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। थर्ड पॉइंट लिखना है परियोजना चक्र में नियोजन स्तर पर आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा के उपायों को शामिल किया जाना, उसको सुनिश्चित करना ताकि क्या पर्यावरण विभिन्न अवयवों के न्यूनतम प्रभाव से सुनिश्चित किया जा सके इसको। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, जन सुनवाई के माध्यम से सामाजिक परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और प्रस्तावित परियोजना या गतिविधि पर जनता का विचार को जानना। ये आप यहाँ पर 3 पॉइंट बताएंगे। उसके बाद फिर से लिखेंगे EIA में शामिल जो विभिन्न चरण हैं, क्या क्या यहाँ पे चरण शामिल किए गए, ये आपको पॉइंट लिखना है। इसमें लिखना ये है कि जो क्या क्या चरण शामिल किए गए, इसमें हेडिंग डालना है आपको। हेडिंग डालेंगे परियोजना का प्रस्ताव। ठीक है, परियोजना का प्रस्ताव, इसमें लिखेंगे आप कोई भी प्रस्तावक जो किसी प्रमुख विकास परियोजना को शुरू करने का इच्छुक होता है या इसमें जो परियोजना होता है उसका प्रस्ताव करने के लिए लिखित रूप से प्रभाव मूल्यांकन होता है, तो उसको यहाँ पर क्या है, ये सूचित करेगा। ठीक है, ये लिखना है। सेकंड पॉइंट में लिखना है स्क्रीनिंग में लिखेंगे ये निर्धारित करने के लिए कि स्क्रीनिंग की जाएगी कि किन किन परिस्थितियों को विकास के लिए यहाँ पर पूर्ण आंशिक प्रभाव का मूल्यांकन के अध्ययन की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब किन किन चीज़ों की हमारी स्क्रीनिंग की जाएगी, तो आपको यहाँ पर पहले से बताना होगा। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है प्रारंभिक मूल्यांकन, यदि स्क्रीनिंग से किसी जो परियोजना है उसकी स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है तो परियोजना निर्माता को प्रारंभिक मूल्यांकन करना होता है, ये आपको लिखना है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या लिखना है, स्कोपिंग। ठीक है, स्कोपिंग में लिखेंगे परिमाण, व्यापकता, आवृत्ति और अवधि के आधार पर
मात्रात्मक प्रभावों के जो मूल्यांकन है उसको यहाँ पे करते हैं या उससे यहाँ पर करते हैं, ठीक है। जो मात्रात्मक प्रभाव है उसके मूल्यांकन से करते हैं, ठीक है। और गैर मात्रात्मक प्रभाव को समानता सामाजिक आर्थिक मानदंडों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, ये लिखेंगे। आपको अगली हेडिंग डालनी है प्रभाव की सीमा का अनुमान, ठीक है। जो प्रभाव की सीमा है उसका अनुमान क्या है या उसका आकलन क्या है, ये लिखेंगे। प्रभाव की सीमा का अनुमान परियोजना के जो महत्वपूर्ण पहलू है इसके विकल्पों के पर्यावरणीय परिणामों के मानचित्र करने के लिए एक तरीका होता है, ठीक है। ये पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे जन सुनवाई। जन सुनवाई में लिखेंगे EIA रिपोर्ट को पूरा होने के बाद विधिक रूप से यह आवश्यक है कि प्रस्तावित विकास कार्य पर जनता को सूचित किया जाए कि उससे परामर्श लिया जाए या नहीं, ठीक है। ये आपको बताना है। अगला क्या रहेगा हेडिंग, निर्णय निर्माण, ठीक है। ये अगली हेडिंग रहेगी निर्णय निर्माण, ठीक है। डिसीजन जो आपका रहेगा डिसीजन मेकिंग, वो इसमें लिखेगा इसमें परियोजना प्रस्तावक और जो प्रभाव मूल्यांकन है इसके प्राधिकरण आवश्यक हो तो विशेषज्ञ समूह द्वारा यहाँ पे सहायता प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके मध्य यहाँ पर परामर्श किया जाता है कि इसके बाद ही पर्यावरण स्वीकृति पर निर्णय लिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अगली हेडिंग परियोजना को अनुमति मिलने पर ही शर्तों की निगरानी करना। इसमें लिखेंगे परियोजना के निर्माण और संचालन दोनों ही चरणों के दौरान निगरानी की जानी चाहिए, ठीक है। यह न केवल सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए बल्कि क्या है इनकी प्रतिबद्धता का भी यहाँ पर पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। बल्कि ये देखने के लिए भी किया जाना चाहिए कि EIA की जो रिपोर्ट है उसके किए गए अनुमान सही हैं अथवा नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट दिखा देना है। तो यहाँ से क्या आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अपना निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष क्या लिखना है, निष्कर्ष से लिखेंगे इस प्रकार EIA दीर्घकालिक संधारणीय विकास प्राप्त करने के लिए विकासात्मक प्रक्रिया में संधारणीय सरोकार को संतुलित करने का प्रयास करता है। ये आपको निष्कर्ष दिखा देना है और जैसे हमका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। तो यहाँ से देखो 10 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर लिए। क्या 10 क्वेश्चन थे? टेस्ट जो 7 था, ठीक है। टेस्ट 7 का पार्ट 2 मैंने भी डिस्कस कर लिया। अगला पार्ट 3 में कल लेके आऊँगा, राइट। तो मैं 7वां के बाद 10वां क्वेश्चन के बाद मैं 11 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। क्या 11 क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके ये है। तो यहाँ से आप जो सूखे से कौन कौन से जोखिम उत्पन्न किए जाते हैं तो आप एक बार क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, अपना माइंड में फ्रेम बना सकते हैं किस टाइप से मैं इसको लिखना होगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगा इसका नेक्स्ट डे पे स्टार्ट करूँगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा फीवर है तो इस वजह से मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब जिसने हो सका मैंने उसको समझाया उतना, राइट। कोई और डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।